ये किताब द मुस्लिम वैनिशेस, अगर हम देखें ख़ास तौर पे भारत में जो सूरत हाल है उसके तनाजुर में, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये सईद नकवी साहब की पहली किताब नहीं है। इससे पहले भी उनकी 4 किताबें आ चुकी हैं। 1993 में उन्होंने किताब लिखी रिफ्लेक्शंस ऑफ एन इंडियन मुस्लिम। 1996 में उन्होंने लिखी द लास्ट ब्रह्मम प्राइम मिनिस्टर। फिर उन्होंने एक किताब लिखी बीइंग द अदर, द मुस्लिम इन इंडिया, और एक अपनी ही किताब का उर्दू ट्रांसलेशन किया वतन में गैर। हिंदुस्तानी मुसलमान अंडर द स्ट्रेंजर इन देयर ओन कंट्री। सईद नकवी साहब भारत के उन सहाफ़ियों में से हैं जिन्होंने दुनिया के तकरीबन 100 के करीब लीडर्स के इंटरव्यूज़ किए हैं, जिनमें बड़ा नाम हेनरी किसिंजर, फिदेल कास्ट्रो, नेल्सन मंडेला, हाशमी रफसंजानी, कर्नल कद्दाफ़ी, नजीबुल्लाह, हामिद कारज़ई, और अब उनके मेमोइर्स भी आने वाले हैं। सईद साहब अगर ऑनलाइन हैं तो हम उन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। और सबसे पहले जो उस किताब को यहाँ ट्रांसलेट किया है उर्दू में, डॉक्टर इरफान अज़ीज़ हमारे उर्दू यूनिवर्सिटी में, इन्होंने इनकी अगर मुझे याद है तो इनका पेपर था दहशत गर्दी में जंग का किरदार। तो इरफान, अगर आप सईद भाई आ जाएंगे लाइन पे तो हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। आपसे आगाज़ करते हैं कि ये जो इस किताब का आपने उर्दू तर्जुमा किया, इसका ख्याल कैसे आया और इसमें आपने क्या चीज़ें ऐसी पाई हैं जो मेरा ख्याल है कि हमारी ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो ऑडियंस है और पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्हें ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये एक मुख्तलिफ़ किताब है। ये एक प्ले है और इसको प्ले स्टेज किया है पूरे एक, अगर जो लोग जिनका ताल्लुक़ जर्नलिज़म से है उनको ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि ये पूरा प्ले जो है ये एक न्यूज़ रूम में है, और किस तरीके से आके कोई एक रिपोर्टर जो है वो आता है और न्यूज़ रूम में चीखता है कि सारे लोग कहाँ चले गए, और उसकी एंग्जाइटी बढ़ती रहती है। उसके जो न्यूज़ रूम में लोग होते हैं वो पूछते हैं किसकी बात कर रहे हो, फिर उनका डायरेक्टर पूछता है तुम किसकी बात कर रहे हो, कौन लापता हो गया है। वो फिर भी, उनकी दुकानें भी बंद हो गई हैं, उनके शॉप्स भी बंद हो गए हैं, ये लोग कहाँ चले गए। तो उसका जो डायरेक्टर है उसे गुस्से में आ जाता है, बोलता है किसकी बात कर रहे हो, कहने लगे ये सारे मुसलमान कहाँ चले गए हैं। तो ये किताब का थीम है। हम सईद भाई से ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है अभी अगर वो ऑनलाइन अभी नहीं हुए तो इरफान आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपने ये किताब पढ़ी, आपका तासुर, पहला तासुर क्या था, और जब आपने तर्जुमा किया तो इसमें आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा और क्या चीज़ ऐसी थी जो आपको फैसिनेट किए। सईद भाई आ गए हैं मेरा ख्याल है ऑनलाइन। सईद भाई अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ जी। सईद नकवी साहब, हम सबसे पहले जिन्होंने हमारे जी आपको आवाज़ आ रही है यहाँ से? सईद भाई की आवाज़ हमें नहीं आ रही। सईद नकवी साहब की आवाज़ अगर बढ़ा दें। जी, अब ज़रा आप बोलिए तो हम यहाँ लोग। जब तक आप वो आवाज़ को चेक करें, इरफान साहब आप जिन्होंने इस किताब का तर्जुमा किया है, डॉक्टर इरफान अज़ीज़, लेकिन इस बारीक सी और ख़फीफ सी किताब ने जितने
कॉम्प्लेक्स इशू को और जितने अहम मामले को जितने आसान अंदाज में लोगों के सामने और पढ़ने वालों के सामने पेश किया है, मेरा ख्याल है इसके पीछे एक मशाकियत की ज़रूरत है, एक महारत की ज़रूरत है, और वो सईद नकवी साहब ही इस पे ये काम कर सकते थे और उन्होंने ये काम कर दिखाया। तो मेरी तरफ से तो बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरी बात ये है कि इस किताब पर अंग्रेज़ी में भी और उर्दू में भी जिन लोगों ने इस किताब को पढ़ा है, उनका सबसे पहला तबसरा ये होता है कि आप इस किताब को ख़त्म किए बगैर छोड़ नहीं सकते। जब आप एक दफ़ा इसे शुरू करते हैं तो फिर आप इस किताब के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं, और ये किताब अपने मौजू के साथ और अपने डायलॉग के साथ और अपनी तख्लीक के साथ आपको ऐसे जोड़ लेती है कि आप उसे छोड़ नहीं सकते। तीसरी चीज़ हमारी अपनी ज़ाती तौर भी है, चूँकि हम इसी खित्ते के लोग हैं, और ये सारे वाक़यात और ये सारे एहसासात जो हैं वो हमारी ज़िंदगियों का कहीं ना कहीं हिस्सा हैं। हमने इन सारे मौज़ूआत को कहीं सुना है, और कुछ लोगों की ज़िंदगियों में से ये एहसासात होकर गुज़रे हैं। उनकी नस्लें, उनके ख़ानदान आज भी डिवाइडेड हैं, और ये 47 का जो वाक़या है, वो वाक़या आज तक इस खित्ते के लोगों की तकदीर को मुतासिर कर रहा है। तो सईद नकवी साहब का जो ड्रामा है, जब मुसलमान लापता हो गए, मैं ये बात बताऊं कि इससे पहले जो इनकी 5 किताबें हैं वो भी भारत में मुसलमानों के मसाइल पर और उनके एक उस हैसियत से उनकी ज़िंदगी को डिस्कस करती हैं और उसको मौजू बनाती हैं जो वो एक अक़लियत के तौर पे पेश करते हैं। ये बड़ा ही नाजुक मामला है मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में रहते हुए कि वो अपने माजी को अपने हाल के साथ जोड़ के अपने मुस्तकबिल की जनरेशन्स को ये बताएं कि उनका मुस्तकबिल इसी मुल्क के साथ वाबस्ता है। उस मुल्क में जो उनके साथ हालात पेश आए हैं, जो कानून साजी हुई है, और फिर जिस तरह के वाक़यात ऐसे भी हैं जो हम तक अखबारों में, किताबों में, टेलीविज़न में, फिल्मों में नहीं पहुंचते। तो सईद नकवी ने जो काम किया है जब मुसलमान लापता हो गए, मैं समझता हूं कि इट्स अ फिट पीस ऑफ इमेजिनेशन एंड रियलिटी। एक ऐसी तख्लीक, एक ऐसी तहरीर जो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाए जो ना हो सकती हो, मुमकिन ना हो, जो लिटरेचर, इस स्ट्रॉन्ग लिटरेचर आपको लेकर जाता है, आपको एक ऐसी दुनिया में लाके खड़ा करता है जिस दुनिया के आप यूनिक ऑब्जर्वर हो बन जाते हैं, और फिर उसके साथ साथ वो उन मसाइल को जोड़ दे जो मसाइल आपके रोज़मर्रा के हैं, आपके हर दिन के हैं, आपके हर घड़ी के हैं और आपके मुस्तकबिल के हैं। मेरा ख्याल है सईद नकवी साहब ने इंडिया और पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे इस रीजन के मुसलमानों का जो मुकदमा पेश किया है इस मुख्तसर सी किताब में, ये हम सब के लिए एक मस्ट रीड है। जी सईद भाई, आप अगर कुछ बोलें, हम चेक कर लें, आवाज़ चेक कर लें आपकी। यार आवाज़ थोड़ी सी बढ़वाएं, आवाज़ सही नहीं आ रही। जी अभी वो चेक कर रहे हैं, आपकी आवाज़ ज़रा बढ़ा रहे हैं। कई फिल्म मेकर्स ने, अगर आप इस किताब को ख़रीदेंगे, और इसमें कई फिल्म मेकर्स ने सईद नकवी साहब की इस किताब पर तबसरा किया है, और कई जर्नलिस्टों ने, वेरी वेल नोन फिगर्स में, उनमें से एक का मैं आपको सिर्फ कबीर खान लिखते हैं कि आई हैव ट्रैवल्ड विद सईद नकवी टू ओवर 50 कंट्रीज़। आई हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड हिज आई फॉर पॉलिटिकल current, but what I really learned from him, something that I carried over to my film, was the ability to see the human story behind the politics. वाह। और इसी तरह मार्क टेली ने और दूसरे लोगों ने भी इनकी किताब के अंदर ही इस पर तबसरा भी किया है। सईद भाई, आप कुछ बोलें ताकि हम, अगर आपकी आवाज़ सही हुई हो। यार जी
नहीं, अभी आप वो यहाँ असल में यहाँ की ऑडियंस को आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो क्या कर रहे हैं? ये प्रॉब्लम आप ही के तरफ जी है। जी जी, अब बेहतर हुई है, अब बेहतर हुई है। जी सईद भाई बोलिएगा आप। बिल्कुल नहीं आ रही है आवाज? अब आ रही है, अब बिल्कुल आ रही है, अब बिल्कुल आ रही है। अब आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मैं अपनी बात बिल्कुल इब्तिदा करने से पहले आपको एक किस्सा सुना दूं। यहाँ दिल्ली में एक जगह है, हैदराबाद है, जो पुराने पुराने जो रजवाड़े थे उनके जो हाउसेस दिल्ली में हुआ करते थे, अब वो तमाम दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, हॉस्पिटैलिटी के लिए। हैदराबाद हाउस में प्राइम मिनिस्टर वगैरह अक्सर अपनी दावतें करते। तो मैं वहां किसी दावत में मौजूद था, अटल बिहारी वाजपेयी का जमाना था, बात हो रही थी और वो मेरे अच्छे ताल्लुकात थे उनके साथ। मैंने कहा, अटल जी एक बात बताइए, ये पाकिस्तान से आपको क्या फायदा हुआ? तो हंसे और बिल्कुल गले में बाहें डाल देते थे, बहुत उनके बहुत ही गर्म जोशी के साथ। कहने लगे, सही फायदा ये हुआ कि तुम लोग कम हो गए यहाँ। तो ये एक किस्सा है इसके अंदर। अच्छा, वो बहुत गहरा आदमी था, छोटी जरा जरा से फिक्रों में वो बातें ऐसी कह जाता था। रही बात, अब ये तो सब जानते ही हैं कि भाई पार्टीशन के बाद जरा सा एक तनाव था, उससे पहले भी था, यहाँ की सियासत में तनाव आ चुका था, लेकिन पार्टीशन के बाद टॉलरेबल थी। यानी हालांकि उस जमाने में भी अल्लामा शिबली नोमानी ने शिकायत की थी कि तुम्हें कुछ याद भी है, घर तो बस इतना फसानों में कि आलमगीर हिंदू कुश था, जालिम था, सितमगर था। उनका कहना यह था कि भाई हमने बहुत कुछ यहाँ किया और तुम इन्हीं चीजों को याद करते हो। तो ये शिकायत उनकी तब की थी, लेकिन अब उसी शिकायत को बहते बहते उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल हुआ और फजा खराब हो गई। और ये तो इसी को लेके मैंने एक बिल्कुल मैंने सोचा, इससे पहले भी किताब मैंने लिखी थी, बीइंग द अदर, द मुस्लिम इन इंडिया। तो लेकिन उसमें बात एक बहुत ही वाज़ेह नहीं हो रही थी। अब इसमें बहुत ही छोटी सी बात लगती है, लेकिन बात बहुत अहम है। वो क्या है? आवाज आ रही है ना आप लोगों को? आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, बात बहुत अहम है। ये है कि साहब, अगर ये सब शिकायतें हम लोग मुसलमानों से करें कि साहब आपकी वजह से ये शिद्दत पसंदी है, आपकी वजह से ये टेररिज्म है, आपकी वजह से तमाम मसाइल हैं, तो सारे मसाइल अगर उठा के हम मुसलमानों के दरवाजे पे, दहलीज पर रख दें, तो मुसलमान क्या करे? वो ये करे कि वो इस तरह की एक किताब लिख दे जो कि मैंने लिखी है। इसमें है क्या? इसमें लोग ये समझते हैं कि भाई सईद नकवी ने फिर मातम किया होगा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बहुत खराब है और लिहाजा वो सब बिल्कुल गायब हो गए हैं तकरीबन, और कुछ मातम और नौहे का मौसम होगा। लेकिन ये बिल्कुल नहीं। मैंने एक ट्रिक निकाली कि भाई तुम्हें शिकायत हमसे है, लो हम गायब हो जाते हैं, और मुसलमान हिंदुस्तान से गायब हो गए। अब वहां की सियासत क्या होती है? वो सियासत और वो जो सोशल इंटरैक्शंस हैं और वो जो टेंशन्स पैदा होते हैं, वो बहुत दिलचस्प हैं। मसलन उसमें एक कैरेक्टर है शुक्ला जी। शुक्ला जी वो बीजेपी के आदमी हैं, और लेकिन उनके ताल्लुकात मुसलमानों से भी हैं। एक साहब है नसीमुद्दीन, वो उनको फाइनेंस भी करते हैं। लेकिन जब ये मुसलमान गायब हो गए तो अब मसला ये खड़ा हुआ कि अब हम किस बेसिस पे अब पोलराइज कैसे करें, हम इलेक्शन कैसे लड़ें, हमारे इश्यूज क्या होंगे। तो एक अजीब और गरीब खलफिशार है जिसमें ये लोग सब के सब गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर वो ड्रामा आगे बढ़ता है, वो आप लोग जैसे जैसे देखेंगे वो आपको लुत्फ आएगा।
क्योंकि मैं मैंने कुछ चुटकियां ली हैं। जी सईद भाई, मैं क्योंकि हमारे यहाँ सोहेल वड़ाइच साहब और वसतुल्लाह खान भी इस किताब पर, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा ये भी बोलें, फिर आप इन लोगों की जो बातें हैं जरूर उनसे आप जरूर फिर जरूर जरूर। जी कंक्लूड। मैंने इब्तिदाइया में ये कह दिया, जी बाकी आप जो पूछें। सोहेल साहब, आप ने इस किताब को किस तरीके से पाया, क्योंकि बहुत डिफरेंट अंदाज में ये किताब लिखी गई है। इसके अंदर जिस तरह वो ज्यूरी उन्होंने बनाई, जिसमें अमीर खुसरो, हसरत मोहानी, उनको शामिल किया गया, तो आपने इस किताब को कैसा पाया है? देखिए, इसको मैंने इस ड्रामे को या इस किताब को दो पहलुओं से देखा। एक तो टेक्निक के एतबार से कि जो ड्रामे की जो टेक्निक है वो इन्होंने किस तरीके से यूज़ की है अपनी बात कहने के लिए। हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल पुरशोर ड्रामा से लेके जो साइलेंट ड्रामा तक है, पिंटर के, हैरोल्ड पिंटर के साइलेंट ड्रामे तक, उसमें जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं बाज़ औक़ात उसमें अपना मकसद, मवाद, उसको बहुत थोड़ा यूज़ किया जाता है। लेकिन इन्होंने अपना जो मकसद था उसको बहुत ओवर पावरलिंग यूज़ किया है, और पूरी हिस्ट्री जो है मुस्लिम की, मौसीकी में, लिटरेचर में, आम जिंदगी में, वो सारी उसके अंदर ड्रामे के अंदर समो दी है, जो कि बड़ा मुश्किल है एक ड्रामे के अंदर इतनी सारी बातें समो देना। दूसरा, मुझे जो इनके ड्रामे से फ़ौरन ख्याल आया कि अगर हम इसको पाकिस्तान पे अप्लाई करें, कि फ़र्ज़ करें हम बलोचों के साथ जो कर रहे हैं, हम क्रिश्चियंस के साथ जो कर रहे हैं, तो अगर क्रिश्चियंस पाकिस्तान में लापता हो जाएं तो उसका हमारी ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ेगा। उसका बलोच जो है, अगर बलूचिस्तान का सूबा पाकिस्तान से निकल जाए तो उसका हमारे पे क्या असर पड़ेगा। तो मुझे तो इन्होंने एक थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट दिया है कि भाई ये दुनिया में जो है, अगर आप अपने साथ स्पेस नहीं देंगे लोगों को, अगर एक दूसरे के साथ जिसको आप बड़ा गैर अहम भी समझते हैं वहाँ मुसलमानों को, लेकिन वो कितने अहम है कि आपकी ज़िंदगी से कुतुब मीनार निकल जाए, आर्किटेक्ट निकल जाएं, अगर वहाँ के लोग निकल जाएं, अगर आपके मुखालफ भी निकल जाएं, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी बेमैनी, सियासत बड़ी बेमैनी, आर्किटेक्चर बेमैनी, मौसीकी बेमैनी, ये सब कुछ बेमैनी हो जाता है। तो आपके जो राइवल्स हैं उनका भी आपकी ज़िंदगी के अंदर एक रोल है। तो मैंने तो इस ड्रामे से पाकिस्तान के अंदर ये चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में पढ़ा जाए और हम अपनी माइनॉरिटीज़ को, अपनी अक़लियतों को, अपनी कौमियतों को, अपने राइवल्स को वो तरीका अपनाएं कि ताकि इंडिया में भी वो हमारे लिए मिसाल बने और हम खुद भी उसकी एक मिसाल बने। मतलब दोनों मुल्कों में एक चीज़ कॉमन है, गायब होना। वसतुल्लाह, आपने इस किताब को जो इस पे एक ख़ास कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया और जिस तरीके से इन्होंने कंक्लूड किया है उसको, और कंक्लूजन में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आखिरी जो सदारती नामा है, अब तुम अगर बता दोगे तो मेरे लिए। जी प्लीज़ प्लीज़, तुम सिर्फ मुतारिफ करा दो। अच्छा सईद भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। ठीक। मेरा जो पहला इम्प्रेशन था शुरू के, एक तो ये कि ये बेसिकली ड्रामा का जॉनरा है, ड्रामा नहीं है ये, बेसिकली हिस्ट्री है और इसमें कल्चर है और इसमें सारी रिवायात को जमा किया गया है। और सईद भाई चूँकि हमेशा दरिया को कूज़े में बंद करने के माहिर हैं, तो मुझे एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि इस किताब के साथ भी इन्होंने यही किया होगा। फौरी तौर पे मुझे H.G. वेल्स का एक ड्रामा है मार्शियन इन्वेजन, जो 1939 में ओहायो के एक रेडियो स्टेशन ने नशर किया था कि जैसे मरीख वाले जो हैं उन्होंने ज़मीन पे अटैक कर दिया है और हर चीज़ तहोबाला हो गई है, और उसमें रियल टर्म्स और इलाके इस्तेमाल किए गए। तो लिटरली जहाँ जहाँ तक उस रेडियो की आवाज़ पहुँची थी वहाँ भगदड़ मच गई और एक एमरजेंसी नाफिज करनी पड़ी, और उसके बाद से एक लॉ बना के इस तरह की हरकत दोबारा जो है वो नहीं होगी।
ये जो सईद भाई ने लिखा, अच्छा पहले तो ये कि ज़्यादातर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली आप लोगों ने नहीं ये किताब अभी तक पढ़ी होगी। इस किताब को अगर मैं वन लाइन में एक्सप्लेन करूँ तो वो ये है कि एक जो दीवार सदियों पुरानी है, जब आप बनाते हैं, अच्छा, और उसे सदियाँ बनाती हैं और ऑर्गेनिकली वो दीवार बनती है, जब उसमें से एक ईंट भी आप निकाल लें ना तो पूरी दीवार कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। और यहाँ तो ये है कि पूरी की पूरी 100 में से 20% ईंटें जो हैं अचानक एक दिन निकल जाएं तो सोचिए उस दीवार का क्या हाल होगा। तो वो ढह गई। अच्छा, ढह गई, कुतुब मीनार भी मुसलमानों के साथ गायब हो गया उसी दिन। जमहूरियत का मानी वो उड़ गए उसी दिन। सेकुलरिज्म पे सवाल उठने लगा कि अब सेकुलरिज्म की क्या ज़रूरत है, अब तो मुसलमान चले गए हैं हिंदुस्तान से। अच्छा, इवन फिल्मी गीतों पे बहस हो गई कि ये जो उर्दू में फिल्मी गीत लिखे गए 50s 60s 70s की शायरी में, अब इनका क्या करें, इसलिए कि वो जो हर्फ हैं वो उड़ गए, वो भी मुसलमानों के साथ चले गए। उससे जो एक कहना चाहिए शगाफ पड़ा है उस समाज में, तो उसमें रूलिंग क्लास को सबसे ज़्यादा फिक्र हुई कि अब 20% तो गए, हम तो ऑलरेडी ब्राह्मणवादी जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं, तो अब तो हमेशा दलित का वज़ीर आज़म आएगा, अब क्या करें, खुदा के वास्ते कोई मुसलमानों को वापस लाए। उससे ये एक नया तज़ाद पैदा हुआ मुसलमानों के गायब होने से। अच्छा, सोशलिस्टों की अपनी दुनिया थी, उन्होंने कहा हा ये सारी जायदादें वगैरह जो हैं, तवेले और दुकानें और कारोबार और घर, वो तो अब खाली हो चुके हैं, एक भी मुसलमान नज़र नहीं आ रहा। तो अब जो हम माशरे में, समाज में मसावात पैदा करने का हमारा ख्वाब था, ये सारी जायदाद बांट के हम अपना ये ख्वाब जो हैं पूरा कर लेंगे। और ऑब्वियसली दलित मेजॉरिटी में थे, तो दलितों ने सबसे ज़्यादा कब्ज़ा करना शुरू कर दिया मुसलमानों की जायदादों पे। तो जो ब्राह्मण क्लास थी उसको तो बुखार आ गया कि यार अब इसका तोड़ हम क्या करें। अब हम ये भी नहीं कह सकते, हमारे इश्यूज़ चले गए। अब गद्दार किसे कहेंगे, ISI का एजेंट किसे कहेंगे, घुसपैठिया किसे कहेंगे, बाबर की औलाद किसे कहेंगे, ये इशू बेमानी हो गए एक ही दिन में। तो सोचिए उस समाज में इस वक्त जो है वो क्या हाल होगा अगर ये वाकई ऐसा हो जाए। तो फिर सईद भाई ने ये किया, रहम खाया, आखिर में एक ज्यूरी इन्होंने तश्कील दी, अदालत में मुकदमा गया और उस ज्यूरी में अमीर खुसरो और उसी लेवल के हिंदू मुस्लिम जो शख्सियात थी सदियों की, उनको उस ज्यूरी में जमा किया और उस ज्यूरी ने बहरहाल एक सिफारिशात मुरतब की। और सिफारिशात का लुब्बे लुबाब ये था कि भाई इंसान के बच्चे अगर आप बन जाएं, जो समाज ऑर्गेनिकली सदियों ने तामीर किया है, वक्त ने तामीर किया है, अगर उसके साथ आप पंगेबाजी ना करें तभी आप बच सकते हैं, वरना उसके मलबे तले आप दब जाएंगे। अच्छा, यहां तक तो आ गया, ये कहानी आ गई। अब उसके बाद क्या होता है, हिंदू मुस्लिम इख्तलाफ हो या इंडिया पाकिस्तान रिलेशन हो, मैं पहले भी एक जगह कह चुका हूं, ये सनत है, ये इंडस्ट्री है, इससे हज़ारों लोगों की रोज़ी रोटी वाबस्ता है, इनके लड़ने से, इनके ताल्लुकात नॉर्मल ना होने से। तो होता क्या है कि आखिर में जब ये तय हो जाता है कि आइंदा दलितों का प्राइम मिनिस्टर होगा, इसलिए कि वो मेजॉरिटी में है, और वो फ़ौरन पाकिस्तान और हमसाया ममालिक का दौरा करके एक नॉर्मल मुल्क की तरह बिहेव करना शुरू करेंगे और एक इलाके में एक अमन और इख्तलाफात जो हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। तो आखिरी सीन में ये होता है कि दिल्ली की सड़कों पे टैंक आ जाते हैं और जनाब बिसात लपेट दी जाती है। यानी जो वॉर इंडस्ट्री है वो ये नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ वैसा हो जाए जैसा कि उसके ख्याल में नहीं होना चाहिए। तो ये एक आउटलाइन है, लेकिन अब जाहिर है कि जब आप पढ़ेंगे तो आप मैं शायद 1% भी नहीं बता सका जो लुत्फ़ मुझे आया। दूसरी बात यह है कि ये जो है सईद भाई, माजरत के साथ आप मेरे मुशफ़िक़ हैं और बहुत अरसे से जाहिर है कि आपकी गालियां खाने को मैं तरस भी रहा हूँ। ये मुझे नया स्क्रिप्ट नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा कि आपने तो ये सिर्फ लिखा है, हम ये स्क्रिप्ट भुगत चुके हैं।
15 दिसंबर 1971 को इस पाकिस्तान में 23% अक़लियतें थीं। 16 दिसंबर की शाम को वो 2.5% रह गई। जब ये 23% थी तो माशरे में एक तवाज़ुन था, टॉलरेंस थी, ठीक है, टेंशन्स थी, सब थी, लेकिन उसका जो पलड़े में वज़न था वो ये नहीं हुआ था कि एक पलड़ा यूं हो गया हो और दूसरा पलड़ा यूं हो। एक ही दिन में ये पलड़ा जो ऐसे था वो ऐसे हो गया, तो उसके बाद अक़लियतें पंचिंग बैग बन गई। लिहाजा आप नोट कीजिए कि 16 दिसंबर 1971 के बाद से जो परसिक्यूशन पाकिस्तान में अक़लियतों की हुई है, 15 अगस्त से लेके और 15 दिसंबर 1971 तक, उसके आदाद शुमार से आप कंपेयर कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये नॉवेल हम ओढ़ चुके हैं, पी चुके हैं, खा चुके हैं, भुगत चुके हैं। सईद भाई, ये बताइएगा कि इस नॉवेल का या इस प्ले का बुनियादी तौर पे आपको खुद हिंदुस्तान में क्या फीडबैक मिला? क्या, क्योंकि बहुत से फिल्म मेकर्स ने इसके ऊपर कमेंट किए हैं, क्या कोई इस पर कोई फिल्म बनाने को भी तैयार हुआ है? उस पे लोगों को शायद जरा सा शुभा है कि आजकल जरा सा कंट्रोल सिनेमा इंडस्ट्री पे बढ़ गया है। अगर आपको याद हो, कबीर खां का इसमें मैंने तस्करा किया है। कबीर ने एक फिल्म बनाई थी बजरंगी भाईजान, और बजरंगी भाईजान में ऐसा था कि हिंदू और मुसलमान दोनों एलिमेंट्स को उसने एक जगह पे लाके खड़ा कर दिया था। उसका अगर आप लोगों को याद हो तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह एक अजीब इलेक्ट्रीफाइंग असर हुआ था उसका। यानी कोई, लिहाजा ऐसी कोई चीज पैदा हो जाए जिससे कि पूरा माशरा हमवार हो जाए, इधर उधर दोस्तियां हो जाएं, आना जाना शुरू हो जाए, इससे सियासतदान घबराता है। इससे सियासतदान घबराता है। नतीजा ये है कि अब बंबई में उस तरह की फिल्में नहीं बनेगी। अब फिल्में अगर वो बन रही हैं तो वो बन रही हैं तमिलनाडु में, वो बन रही हैं केरला में, वो साउथ में बन रही हैं, बंगाल में बनेंगी और बन चुकी हैं। लेकिन अब वो नॉर्थ इंडिया का जो, जिसे बॉलीवुड हम कहते हैं, उसका मिजाज, उसको कंट्रोल कर लिया गया है। लिहाजा अब इसको लेके बहुत से लोग आए, लोगों ने बातें की, लेकिन ये है कि इसको फिर तर्जुमा किया जाए। इसमें जाहिर है इसको अगर परफॉर्म करना है तो इसमें थोड़ी सी तरमीम करना पड़ेगी, मैं जानता हूं, क्योंकि पहले मेरा मकसद सिर्फ था कि एक आर्गुमेंट पेश करना था। जो सिमेंटिक्स थे, जो दो पॉइंट ऑफ व्यूज थे, उनको रिकंसाइल करने के लिए मैंने ये फॉर्मेट इख्तियार किया था। वरना तो सीधी सीधी किताब लिखी जा सकती थी, सीधी प्रोज हो सकती थी, लेकिन अगर मैं हाँ कहूं और दूसरा नहीं कहे तो उसके लिए मैंने ये एक पिंग पोंग किस्म का सिस्टम ईजाद किया और बहुत चला। यानी अब आप देखिए कि ये किताबें अंग्रेजी में बहुत बिकी, हिंदी में तर्जुमा हुआ, और सब मेरे जाने बगैर मलयालम में हुआ, पंजाबी में हुआ, और अब आप लोगों ने, आपका बहुत बहुत इस पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इसको उर्दू में भी कर दिया। तो यानी किताब चल रही है, लेकिन यह कि उसको बड़े पैमाने पे लेके कोई फिल्म बनाए, उसके लिए अभी एक जो हिम्मत चाहिए और जिस किस्म का इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो अभी बंबई के अंदर मौजूद नहीं है। जी, वसत आप कोई सवाल करना चाह रहे थे? वसतुल्लाह कोई सवाल करना चाह रहे हैं? सईद भाई, ये जाहिर है कि अगला साल हिंदुस्तान में इलेक्शन का साल है, तो बिहार में जो एक मरदमशुमारी हुई या सेंसस हुआ तबकाती बुनियाद पे, और उसके जो नताइज आए हैं, और वो अब बिल्कुल एक गज़ेटेड नताइज हो गए हैं, और उसकी बुनियाद पे जो इंडिया अलायंस है वो बहुत ज़ोरों शोर से ये मुतालबा रख रहा है कि हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में भी इसी तरह का सेंसस कराया जाए, और ज़ाहिर है बीबीजे भी रजिस्ट कर रही है। तो अगर ये सेंसस हो जाए हिंदुस्तान की सतह पे, तो फिर तो आपका जो ड्रामा आपने लिखा है वो तो सच्चा साबित हो जाएगा।
भाई उसको सच्चा ना साबित करो वरना लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए हाँ, आपने बात बिल्कुल, इसीलिए ये जानबूझ के ये गोया एक एक एक, एक कॉमेडी की शक्ल है। अगर आप उसमें देखिए तो आपको हंसी आती है कई जगहों पे, लेकिन बात तीखी है, उसमें सटायर का पहलू बहुत आगे आगे है। और लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर ये सब हो जाए, सब जगह सेंसस आ जाए, तो जो मैं कह रहा हूं वो, लेकिन भैया सवाल ये है मियां कि ये महज कास्ट नहीं है। यहाँ पे हिंदुस्तान का करेंसी नोट किसी आपके पास कैसे आएगा अगर मनी लॉन्ड्रिंग आप नहीं करते हैं तो। लेकिन अगर आपके पास कहीं से एक कोई भी किसी डिनोमिनेशन का 1, 10, 100, 50, 1000 ये नोट आ जाएं, आप देखेंगे कि हर डिनोमिनेशन 17 जुबानों में बाकायदा लिखा है उसमें। यानी जहां की 17 लैंग्वेजेस में हर करेंसी नोट इंडिकेट किया जाए, उसको एक जगह पे इकट्ठा करना, उसको कंसोलिडेट करना, ये एक बहुत बड़ा मरहला है यहाँ के सियासतदां के सामने। उसको पार्टीशन, कश्मीर, मुसलमान, ये एक सिंपल टारगेट्स मिल गए जिसकी वजह से, जिससे वो हिंदू कंसोलिडेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं हो पाया। अब मसलन ये की चीजें साउथ में नहीं है जो, और एक जो हमारे जो स्टेट्स हैं उसमें नॉर्थ इंडिया में इसका जब बकौल हिंदी वाले के प्रचलन ज्यादा है, लेकिन साउथ में बिल्कुल नहीं। ये गुफ्तगू जो हम और आप कर रहे हैं ये नॉर्थ इंडियन गुफ्तगू है। यहाँ ये आप अगर केरला में या बेंगलोर में या चेन्नई में, मद्रास में बात करें, लोग आपको देखने लगते हैं कि आप बात क्या कर रहे हैं। ये इस बात का अंदाजा लोगों को नहीं है कि ये एक हिंदी बेल्ट के ऑब्सेशंस जो हैं वो सारे मुल्क पे मुसल्लत कर दिए गए हैं, जो कि किसी तरह से इनको रेजिस्ट कर रहा है। वैसे साहब, ये जो किरदार सईद साहब ने अपने इस प्ले में दिए हैं, उनकी किरदार को तब्दील करके क्या पाकिस्तान में इस तरह का कोई प्ले या यही प्ले पाकिस्तान में स्टेज हो सकता है? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल। आप ये देखें ना कि अगर फ़र्ज़ करें पंजाब की बात करें तो पंजाब के स्पीकर जो थे SP सिंघा, वो क्रिश्चियन थे। अगर उनका एक वोट उस वक़्त ना होता तो पंजाब जो था वो पाकिस्तान में शामिल ना होता। तो आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ एक क्रिश्चियन वोट से आप जब का जो पंजाब है वो पाकिस्तान में शामिल हुआ। तो इसी तरह जो बहुत से जो हमारे हिंदू थे, उनका उर्दू ज़ुबान के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, चक बस्त की है, राम बाबू सक्सेना की है, और बहुत से जो शायर हैं इनकी है। तो बात यह है कि ये सोसाइटियाँ बिल्कुल, वसतुल्ला खान ने ठीक कहा कि ये एक दीवार की तरह होती हैं, जो एक दूसरे से ईंटें जो हैं वो मिली होती हैं। अगर आप एक ईंट को बीच में से निकाल लें तो सारी दीवार गिर जाती है। इसी तरह हमारी जो ईंटें हैं वो भी गिर चुकी हैं। सच्ची बात यह है कि अगर पाकिस्तान या मगरबी पाकिस्तान या सिंध, यहाँ भी इसी तरह का अलमिया लिखा जाना चाहिए कि क्या हुआ। असल में तो ये है कि जब लोग यहाँ से हिजरत कर गए, जब हिंदू और सिख लापता हो गए, तो उसके बाद तहजीब का क्या बना, इस पर किसी ने नहीं लिखा। तो ये भी लिखा जाना चाहिए कि पहले जो थी इस खित्ते की तहजीब क्या थी, जब हिंदू, सिख और मुसलमान इकट्ठे रहते थे। और उनके जाने के बाद वहाँ तो अभी मुसलमान है ना, यहाँ से हिंदू और सिख चले गए, तो सारा हमारा कारोबार वो साथ ले गए। आज तक कारोबार की वो साख जो हिंदू की थी, जिस तरह से वो कारोबार करता था, हम मुसलमान नहीं सीख सके। जिस तरह सिख की काश्तकारी थी, हम उस तरह की काश्तकारी नहीं कर सके। जिस तरह सिख जो था वो मेले मनाता था, जिस तरह वो खुशी मनाता था, हम वो खुशी नहीं मना सके। हम उसमें कंजर्वेटिव हैं अभी तक। तो ये सारी चीज़ें हम मिस कर गए हैं, ये लापता हो गई हैं हमारे कल्चर से। तो बिल्कुल इसी तरह का ड्रामा
जो है वो लिखा जा सकता है पाकिस्तान के हालात पे कि यहाँ से जब हिंदू और सिख चले गए, जब यहाँ से लोगों को ज़बरदस्ती निकाला गया या ज़बरदस्ती चले गए, तो उसके बाद क्या हुआ? इरफान, आपने क्योंकि अभी ख़ुद भी रिसर्च की है इस चीज़ पे, दहशतगर्दी के हवाले से, इंतहा पसंदी के हवाले से, दोनों जगह यही सूरत हाल नज़र आती है कि इंतहा पसंद माइनॉरिटी में होने के बावजूद मजबूत हो रहे हैं। तो अगर इस प्ले को आप सामने रखें तो इसमें उसकी रिफ्लेक्शन कहीं आपको नज़र आती है? मेरा ख्याल है हमें बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 1947 का मुकदमा तो बहुत पुराना हो जाएगा। मैं तो अफ़गान से शुरू कर दूं। ये अभी अभी हम जो कर रहे हैं अफ़गानियों के साथ, और जिस तरह से हम उन्हें मुल्क से बाहर निकाल रहे हैं और उनकी जड़ों को रूट कर रहे हैं, उनके सजे सजाए कारोबार उनसे छीन रहे हैं, सस्ती कीमतों पर उनके जानवर ख़रीद रहे हैं, उनके बच्चों को स्कूलों से निकाल के, उनके बूढ़ों को हॉस्पिटल से निकाल के हम ज़बरदस्ती उनको क्रॉस बॉर्डर करवा रहे हैं। मेरा ख़्याल है ये मुकदमा तो यहीं से शुरू हो जाता है कि अगर अफ़गान चले गए तो आप अपनी तारीख़ से अफ़गान निकाल दीजिए, फिर उसके बाद इस पाकिस्तान का हाल देख लीजिएगा कि आप इस तारीख़ से किस किस अफ़गानी को निकालेंगे। ये तो इंसानों का अलमिया है। मेरा ख़्याल है ये किताब हिंदू, मुसलमान, इंग्लिस्तान का फ़ैसले या इन सारी चीज़ों से इसका ताल्लुक़ ज़रूर है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये मॉडर्न डेमोक्रेसी का मुकदमा है। हम इस डेमोक्रेसी को, इस पॉपुलरिज्म को अमेरिका में देखते हैं। वहाँ वाइट सुप्रीमेसी जो है वो ब्लैक लोगों को बिल्कुल एनाइलेट करने के लिए आगे बढ़ती है। हम इसी पॉपुलरिज्म को भारत में देखते हैं और हकीकी हालात में देखते हैं, किसी नॉवल में या किसी ड्रामे में नहीं देखते। वहाँ पर भी शहरों के नाम, गलियों के नाम, सड़कों के नाम तब्दील करने की बातें हो रही हैं। और फिर हम उसको खुद पाकिस्तान के तनाजुर में देखते हैं कि जहाँ सिर्फ उन लोगों की मौजूदगी जो इंटरनेट पे मौजूद हैं, जिनके पास 20-30 हज़ार रुपए का एक फ़ोन है और वो डिजिटल लिटरेसी में शामिल होकर के लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि ये ड्रामा जो है ये बुनियादी तौर पर जमहूरियत का मुकदमा है और अक्सरियत का डंडा अक़लियत के लिए। जमहूरियत की अगर ये डेफिनेशन कर ली जाए कि ये अक्सरियत के फ़ैसले हैं जो अक़लियत पर जो है वो लागू किए जाएंगे जबरन, तो इस डेमोक्रेसी का मुकदमा और इस डेमोक्रेसी का अलमिया और उसके समझने की ये किताब है। इस किताब से हमें जिस मौजू पे बात करने की और गौर करने का मौका मिलता है वो जमहूरियत का निज़ाम भी है। जी जी प्लीज। ये देखें, अब जो जमहूरियत की जो मॉडर्न तारीफ़ की जाती है, डेफिनेशन की जाती है, पहले ये कहा जाता था कि अक्सरियत की हुकूमत और मेजॉरिटी की हुकूमत। अब ये दुनिया में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब तो दुनिया में जमहूरियत की तारीफ़ ये की जाती है कि ये अक्सरियत की ऐसी हुकूमत जो कि माइनॉरिटीज़ के हकूक़ का दिफा करे, वो है जमहूरियत। अगर वो माइनॉरिटीज़ को ख़त्म कर दे तो वो जमहूरियत नहीं है, या उसके पीछे पड़ जाए या प्रोसिक्यूशन करे, वो जमहूरियत नहीं है। चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हो, चाहे वो मुखालिफ नुक्ता नज़र हो, चाहे वो मीडिया हो, ये है आज की जमहूरियत जो उसकी असल डेफिनेशन है। अगर ना वो माइट इज़ राइट हो जाएगा अगर सिर्फ अक्सरियत की हुकूमत हो। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हिस्ट्री, एक जुमला, एक आदमी, उसका ज़ाहिर एक बहुत अहम किरदार होता है। हमें किताबों में यही पढ़ाया गया कि तहरीक पाकिस्तान क्या थी, मुसलमानों की एक जिद्दोजहद थी हिंदू डोमिनेशन के ख़िलाफ़ और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। यही हमने पढ़ा है दरसी किताबों में। अब अगर ये जुमला ऐसे हो जाए कि ये जो पाकिस्तान हमने बनाया है ये पाकिस्तानियों के लिए है, तो आधे मसाइल जो हैं वो शायद ठीक हो जाएं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ये जो है एक मुसलमानों के लिए मुल्क बनाया गया, तो वो ज़ाविया नज़र ही बदल जाता है। अगर उसको इस तरह चेंज कर दिया है ये मुल्क पाकिस्तानियों के लिए बनाया गया, तो हो सकता है इससे कोई फ़र्क पड़े, हो सकता है दरसी किताबों में इस से कोई फ़र्क पड़े, लेकिन ये जुमला मुझे दरसी किताबों में देखने को नहीं मिलता। सईद भाई, आपने दुनिया भर
का दौरा किया है, आपने पैलेस्टीनियन इशू को भी बहुत क्लोजली फॉलो किया है। अगर आप वहाँ के कॉन्फ्लिक्ट को और इसको सामने रखें तो वहाँ आपको असल इशू क्या नज़र आता है? देखिए, जी आपने ये ज़रा ऐड कर लें। मैं ऐड करना चाहता, सईद भाई ये भी फरमाइए कि हम जो लोग थे पाकिस्तान के, हमारे लिए तो सिंबल थी PLO, और हम यासर अरफात और उनकी पार्टी की हमेशा पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा, मुसलमान सपोर्ट करते रहे। अब ये जो हमास का उभरना है और उसके साथ जुल्म है, तो PLO कहाँ खड़ी है? PLO एक वो मॉडरेट पावर हो गई है जो कि रूलिंग क्लास के साथ है, और लिहाजा उसका कोई, यानी ना गाजा में और ना वेस्ट बैंक में, मेरे ख्याल में महमूद अब्बास अगर बाहर निकले तो उनको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होगी। इत्तेफाक सूरत हाल ये है। नहीं, बहुत दिलचस्प सवाल किया अभी मुझसे। देखिए, हिंदुस्तान में ये माइनॉरिटीज को टारगेट करके एक कंसोलिडेटेड पॉलिटिकल पॉलिटी बनाने की कोशिश, ये तो हिंदुस्तान के अंदर हुई, लेकिन दुनिया में यही हो रहा है। अब इस वक्त है क्या कि डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर। अब डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर के लिए जरूरी यह है कि उसको अपनी जगह, यानी G7 को अपनी जगह मजबूत रखने के लिए, और ये नहीं कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन एक तरफ हो रहा है और G7 श्रिंक करता चला जा रहा है, उसके लिए तमाम कोशिशें की। ये हुआ कि साहब, लेकिन अमेरिका, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे इराक हो, चाहे अफगानिस्तान में 20 साल ऑक्यूपेशन के बाद जिस तरह से भाग के गए हैं, अल्लाह ही जानता है। और फिर ये हुआ कि भाई शायद रिकवरी हो जाए यहाँ पे यूक्रेन में, भाई हम पुतिन की नाक जमीन में रगड़ देंगे, हम इसको बकौल लॉयड के, उनका जो डिफेंस सेक्रेटरी है, हम रूस को वीकन कर देंगे। बिल्कुल उल्टा हो गया। और यानी इस वक्त हालात ये हैं, अगर वेस्टर्न मीडिया को आप न देखें तो दरअसल फैक्ट्स जो ऑन द ग्राउंड हैं यूक्रेन के, वो बहुत ही, अब आ जाइए, लिहाजा अब ये मामला क्या है। खौफ, खतरनाक बात यह है कि सबसे पहले सोवियत यूनियन था वेस्ट को कंसोलिडेट करने के लिए, वो गिरा। उसके बाद उन्होंने इस्लामिक टेररिज्म खड़ा हुआ, और 9/11 के बाद, और खासकर वो बमबारी जब हुई अफगानिस्तान में, उसके बाद इस्लामिक, यानी कोई मुसलमान सिवाय टेररिस्ट के अपने आप को देखने लगा था हर जगह। धीरे 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 मालूम हुआ कि वो टेरर, द वॉर ऑन टेरर प्रोड्यूसेस इट्स ओन टेररिज्म। फिर यह हुआ कि अब रूस को टारगेट किया जाए, चाइना, राइज ऑफ चाइना की तरफ नजर की जाए, रूस पे नजर की जाए अपने कंसोलिडेशन के लिए। अब वो रूस वाला खेल यहाँ पे यूक्रेन में खराब हो गया। अब ये चल रहा है। अब ये देखिए, मैं बहुत आगे की बात आपको बता रहा हूं, कहीं धीरे धीरे ऐसा न हो कि घूम फिर के फिर इस्लामिक टेरर के ऊपर बात आ जाए, क्योंकि उनके यहाँ टोनी ब्लेयर ये कई दफे कह चुके हैं। टोनी ब्लेयर की आजकल कोई सुनता नहीं है, लेकिन कल सुनते थे। और खासकर वो डॉजी डोसियर के किस्से के बाद वो उनकी रेपुटेशन बहुत कबूल, लेकिन उनके ऐसे बहुत से लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई रूस को छोड़ो टारगेट, उससे यूरोप डिवाइड होता है, इस्लामिक टेरर के ऊपर वो करो, क्योंकि उसके टेकर्स बहुत हैं। सिंचियान में चीन के भी मसला है, कॉकेशस में रूस का भी मसला है। तो मैं आपको ये सवाल के जरिए आपने मुझे वो जवाब दिलवा दिया मुझसे कि जो आगे का होने वाला है, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस मामले में अब, यानी ये दोबारा ये जो झगड़ा जो हो रहा है इस वक्त गाजा के ऊपर, जो 51 दिन की जो बमबारी खतरनाक हुई है, अब इसके बाद न हो पाएगा, क्योंकि इसराइल के बका के लिए जरूरी है एक हेजमान उनके पीछे खड़ा रहे। लेकिन अगर वो हेजमान कमजोर से कमजोर तर हो गया है तो ये उनकी आखिरी जंग है। यानी इसके बाद फिर क्या होगा, ये एक सवाल है, और उसमें ये लोग सब मिलके तलाश कर रहे हैं वो कौन सी एक आइटम है जिसपे हम लोग सब
इकट्ठा होके कंसोलिडेट हो जाएं, क्योंकि इस वक्त शिराजा बिखर रहा है। आपने देखा ये इस पे ऑन द इशू ऑफ इसराइल एंड हमास, यूरोप में डिविजन्स हैं, यानी यूरोप अभी एक जगह पे नहीं है, जो कि एक किसी तरह से ठोक बजा के इन्होंने एक तरफ कर लिया था यूक्रेन के मामले में, वो यहाँ पे नहीं है। तो लेकिन किस तरीके से दुनिया को कंसोलिडेट किया, द सर्च हाउ टू कीप द हेजेमोनिक ऑर्डर विच इज पासिंग अवे, ये है। इसमें सईद भाई ये बताइएगा इस पूरी बहस को अगर हम समेटने की कोशिश करें, आज जहां पाकिस्तान खड़ा है, आज जहां हिंदुस्तान खड़ा है, दोनों के ताल्लुकात खड़े हैं, दोनों जगह एक्सट्रीमिज़म है, यहाँ कहीं होप है? जी, मेरे ख्याल में होप है। मैं ये देख रहा हूं, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर जो बदल रहा है, उस वर्ल्ड ऑर्डर के बदलने में तरमीम हर जगह रीजनल तरमीम भी होगी, सिचुएशंस बदलेंगी। ये अपनी जगह पे वैसे जैसे का तैसा नहीं रहेगा, इसलिए कि जो एक हेजेमोनिक पावर थी वो कम हुई है, और उसके कम हो जाने के बाद अब देखिए अभी इलेक्शन आएगा। इलेक्शन में जहां तक हमें दिखाई दे रहा है, एक कंफ्यूजिंग तस्वीर आ रही है वहां की, यूएस की। वहां अगर ट्रंप आ गए तो ये यूक्रेन तो खत्म, वो तो बिस्तर बोरिया बंद करके चला जाएगा वापस। हाँ, जरा सा मिडिल ईस्ट के ऊपर, वेस्ट एशिया पे एक जरा सी, क्योंकि उनका जो दामाद है कुशनेर, उनके ताल्लुकात इजरायलियों के साथ बहुत ज्यादा हैं, और कुछ इनका रुख सिंपैथेटिक रहा है। उन्हीं के जमाने में एम्बेसी भी तेल अवीव से जेरूसलम चली गई। तो ये एक सवाल आने वाला है जब ट्रंप अगर आ गए, जो कि दिखाई दे रहा है कि यही शायद हो। सर, तुम भी सही साहब की इस बात से एग्री करते हो? ऑब्वियसली जो कांस्टेंट चीज़ है, जो चेंज होती है, वो खुद चेंज है, ये तो एक यूनिवर्सल बात है। मैं सईद भाई से एक और बात पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ, आपके यहाँ तो 2024 में लाजमन इलेक्शन होंगे, हमारे यहाँ भी शायद हो जाएंगे। तो और हमें पता है कि जो बुनियादी तौर पे जो भी रिज़ल्ट निकले यहाँ के इलेक्शन का, उसका जौहर सेम ही होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। लेकिन 2024 में जो हिंदुस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें अगर तो इन्हीं को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलती है, तो फिर तो आपका नावल, वो आपका ड्रामा जो है, उसमें मज़ीद जान पड़ जाएगी। तो आप खुद क्या देख रहे हैं, हालांकि ये अभी बहुत सारे महीने बाकी हैं, ये बादल किस तरफ जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे? आवाज नहीं, जो मुझे दिखाई दे रहा है इंट्यूटिवली, और बाय जो फैक्ट्स को मैं सिफ्ट कर रहा हूं, उससे मेरा अंदाजा ये है कि शायद ये कम होके आएंगे। जो इस वक्त बरसरे इख्तिदार हैं, वो शायद अपनी कुर्सी न खोएं, लेकिन कोalition में आना पड़ेगा, और कोalition में आ जाना बहुत बड़ी तब्दीली होगी। वो बहुत बड़ी तब्दीली होगी, क्योंकि फिर वो ना कर पाएंगे जो अभी तक हर वक्त कर सकते थे। ये तो बिल्कुल वाकई, ये इसमें तो कोई शक नहीं मुझे कि ये तो कम से कम होगा। वो ये कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आएगी, ये कि लेकिन पावर में शायद आएंगे, और उसमें कोalition में जब आएंगे तो एक बैलेंस होगा, एक डेमोक्रेटिक बैलेंस पैदा हो सकेगा। देखिए, डेमोक्रेसी की बात अभी आप ही के यहाँ किसी ने छेड़ी, ये एक अजीब सब्जेक्ट है। इसमें हम लोगों ये कैच फ्रेज है डेमोक्रेसी, और इसको हमने पकड़ लिया। अभी देखिए अर्जेंटीना में क्या हुआ, कोई तस्करा नहीं हो रहा है। अर्जेंटीना में जो हजरत जीत के आए हैं, आपको मालूम है कि उनको एडवाइस किससे लेते हैं? ये उनका एक कुत्ता था जिसका नाम था कॉनन, अभी आपको मजाक मालूम होगा, वो कॉनन से उनको बहुत प्यार था। जब वो कॉनन मर गया तो इनको कॉनन से आवाजें आने लगी जो कि अल्लाह ताला की आवाजें थी, और उसकी मीडियम है इनकी बहन, उनका नाम है कैटरीना।
तो गोया एडवाइजरी ग्रुप इनका जो है वो एक अच्छा, उसको उन्होंने क्लोन करके कोई 6 और डॉग्स बना लिए हैं। ये किस्सा है भाई साहब, डेमोक्रेसी आपकी है अर्जेंटीना की। अब आप देख लीजिए यूरोप में क्या हो रहा है, यानी कहाँ किस। बस वो एक आखिरी सवाल इरफान साहब आप करना चाह रहे थे। एक मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अरे माफ करें जी जी, ये माफ करें। मेरे तीनों साथी तो आपको भाई कह रहे हैं, मैं तो सर कह सकता हूं शायद। देखें, ये जो सूरत हाल आपने जिसको पेश किया है वो एक सियासी सूरत हाल है और इसको ड्रामा मीडिया बना रहा है। ये जो मीडिया का किरदार है ये सियासी सूरत हाल को एक ड्रामेटिक एलिमेंट और ड्रामेटिक पिक्चर के तौर पे लोगों के सामने पेश करता है। तो मैं आपका कमेंट लेना चाहता हूँ। मीडिया, किस मीडिया की बात कर रहे हैं आप? जी जी, मैं आपके और अपने दोनों मीडिया की बात कर रहा हूँ कि ये हमारा मीडिया तो, हमारे मीडिया का तो टाइटल कर दिया है बाकायदा खुलेआम, उसको लोग कहते हैं गोदी मीडिया, यानी कुछ लोग कहते हैं। हालांकि फिर सोशल इसमें बहुत से पोर्टल्स आए हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं। धीरे धीरे ये भी पर्दा उठ रहा है। यहाँ पे मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट बहुत सी चीजों में। आपको एक किस्सा सुनाएं, अभी हाल में उत्तराखंड के स्टेट में एक टनल में कुछ 41 लोग फंस गए। उनके निकालने में एक साहब पूरा हिंदुस्तान दुनिया रिवेटेड थी। 9 लोगों में से जिन्होंने जाके उनको बचा के निकाला उसमें 7 मुसलमान थे। अब साहब जिस तरह से उनको फेट किया गया है, उसमें एक लड़का था कुरैशी, उसने कहा था मैं इनाम कुछ नहीं लूंगा, मैंने ये तो मेरी ड्यूटी थी मैंने की। अरे साहब वो नेशनल हीरो बन गया। जिस तरह अभी हाल में आपने देखा क्रिकेट में, यहाँ पे शामी एक ऐसा बॉलर गजब का निकला है, यानी एक कम्युनलिज्म की वॉल को तोड़ने के बहुत से तरीके भी दिखाई दे रहे हैं। हमें दरारें दिख रही हैं और ये किसी न किसी सूरत से हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। हालात बहुत बुरे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बादल ये छट जाए हैं, लेकिन ये कि हमें जरा सी किरण कहीं ना कहीं दिखाई दी। 2 वाकया मैंने आपको अभी बताया, ये अभी हैं। तो और डेमोक्रेसी की जहां तक बात है, उस पे साहब मुझे जब तक कि दुनिया में इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी का जो रिश्ता है, वो उस पे हम लोग खुल के जब तक बात नहीं करेंगे, ये डेमोक्रेसी एक बहुत ही खोखली बहस रह जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ क्या किस्सा है? हमारा किस्सा ये है कि हमारा साहूकार नहीं चाहता कि लोगों के अवाम की बातें हों। आपके यहाँ भी यही है, तो नहीं चाहता कि अवाम की बात करो। अवाम की बात करोगे तो फिर उनको नुकसान होगा, तो लिहाजा वो फौरन मीडिया के जरिए वो डिबेट को डाइवर्ट कर देता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे। फिर वो हिंदू मुस्लिम पे आ जाता है, वो कास्ट पे आ जाता है, वो ठाकुर ब्राह्मण पे आ जाता है, फिर सारा खेल करो। ये जब तक के साहूकार का इतना बड़ा कैपिटल का इतना बड़ा, मैं कोई मार्क्सिस्ट नहीं हूं मैं, लेकिन मैं सारी दुनिया को देख के इस नतीजे पे पहुंचा हूं। मसलन ये कि दुनिया में अमन नहीं हो सकता जब तक कि रैथियन और मार्टिन लॉकहीड और बोइंग और ये कोई 27 कंपनीज हैं जिसको कि आइजनहावर ने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहा था, वो जब तक बका है उनकी, जब तक अमेरिका और जंग अगर ना भी हो तो जंग की तैयारियां होती रहेंगी। और सईद भाई बस वो आखिर में हमारे ऑडियंस से एक साहब क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा है कि क्लोज करें। जी बस आप जो कहें साहब। जी 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 सईद भाई बस एक मिनट। एजाज अली ख्वाजा सोशल साइंटिस्ट फोरम से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली सईद भाई, ये जो 1947 में जो हुआ, ये इसमें इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमने यहाँ से जिन लोगों को, जिन माइनॉरिटीज़ को भगाया, आज राजू हिरानी जो पीके वगैरह फिल्म जिसने लिखी है, ये सब यहाँ से भागे हुए थे ना। हैदराबाद से हमने हीराबाद से उनको भगाया, कहीं मेहराबपुर से भगाया। तो ये वो सिंधी हिंदू थे जिनको हमने यहाँ से भगाया।
तो ये आपकी 60% जो फिल्म इंडस्ट्री बम्बई में है वो ज़्यादातर इन्हीं लोगों को है। उल्लासनगर को देख लें, ये तमाम जो लोग थे ये ज़्यादातर यहाँ से जिनको हमने भगाया था। तो हमें नुकसान इसका ज़्यादा हुआ कि हमने पूरे टैलेंट को इसी बहाने से आउट कर दिया। तो ये जो सवाल है, ये मेरा सवाल ये है कि जैसे कहा गया यहाँ पे कि ये जो कहानी आपने लिखी ये पूरी हम पे ऑलरेडी गुजर चुकी है और हम उसका और ज़्यादा भुगत रहे हैं। यहाँ हमारी तो जमहूरियत भी ऐसी वैसी है, जो डिक्टेटरशिप जो आई थी। सईद भाई से आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सवाल सईद भाई से यही है कि ये जो आपने ड्रामा लिखा है इसकी अगली किस्त भी यही होगी, जो इसको सिंध में लिखा जाए तो बेहतर। ठीक। जी, बुनियादी तौर पे सईद भाई ये सवाल ये कर रहे हैं कि जो भी इस वक्त है, ये जो आपने ड्रामा लिखा है, इसकी अगली किस्त भी ऐसी ही होगी या थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी? मेरे ख्याल में मुख्तलिफ। इसका अगर इसका मैसेज पहुंच जाए तो, इसका मैसेज अगर पहुंच जाए, क्योंकि अभी मुझे भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि लोगों का रिएक्शन, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे दोस्त जिस पे बहस नहीं करना चाहते वो गोल हैं कि भाई ये क्या कह गया। ये बहुत सी ऐसी चीजें इस पे मैंने कह दी हैं जिस पे कि लोग तैयार नहीं थे बहस करने के लिए। यानी बिल्कुल सीधा सीधा मैंने वो ये समझे थे कि इसमें मुसलमानों का मातम है, जो कि बिल्कुल नहीं है। उसमें तो यह है कि लीजिए मुसलमान चले गए, अब आपका मातम है। यही यहाँ का, यही मेरा ख्याल है आपकी किताब का बुनियादी इस वक्त मैसेज भी यही है, और ख़ास तौर पे ख़ुद हिंदुस्तान के लिए मैसेज है कि जी मुसलमान गायब हो गए, अब आप अपने मसले हल करके दिखाएं। और हमारे यहाँ तो यहाँ बहुत से मसले, हमारे यहाँ सबसे मसला ये है कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी पर बात की जा सकती है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी पे भी बात कभी कभी की जाती है। बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब आपका इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने गुफ्तगू करने का इस किताब के ऊपर। और मैं आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा कि ये किताब पढ़िएगा ज़रूर, ये प्ले पढ़िएगा ज़रूर। और ये मेरा अच्छा, मैंने बहुत अरसे बाद ऐसा तर्जुमा देखा है किसी किताब का जो तर्जुमा तो बिल्कुल ही नहीं लगता, तो उसका भी आपको मज़ा आएगा। बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब।